चलिए अब आगे जानते हैं कि प्रकृति में मूलभूत कौन कौन से बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में मूल रूप से 4 बल होते हैं, और ये 4 बल कौन कौन से हैं और ये कितनी दूरी तक काम कर सकते हैं, और इन बलों का जो है वो प्रसार किन किन कणों के बीच में होता है या किन किन वस्तुओं के बीच में होता है, पिंडों के बीच में होता है, उन सब की आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं कि मूल बल कितने होते हैं। तो मूल बल मैंने बताया आपको जैसे कि 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करने वाला हूं मैं इनको। देखो, अब जानते हैं कि मूल बल कितने प्रकार के होते हैं। मूल बल होते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबके बारे में जानने वाले हैं कि 4 कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आपका प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल का मतलब ही है मजबूत। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग, ठीक है, वो कौन सा होता है, प्रबल नाभिकीय बल। और इसको देखो, आपेक्षिक प्रबलता का मतलब समझो। आपेक्षिक का मतलब किसी के रिलेट में, रिलेट का मतलब ऐसे समझो कि तुलनात्मक। एक तरह से हम किसी, जैसे एक लड़के की दूसरे लड़के के नंबरों से तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको आपेक्षिक बोलेंगे कि इसकी अपेक्षा इसके नंबर इतने ज्यादा हैं या कम है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपेक्षिक। अब प्रबलता का मतलब है स्ट्रेंथ, मतलब उसकी कितनी ताकत है, मतलब कितना ज्यादा वो खींच सकता है। ठीक है, क्षमता उसकी, एक तरह से ये कह सकते हो। अभी देखो, इन सब वर्ड्स में आप धीरे धीरे डिफरेंस करना सीख जाओगे कि प्रबलता में और तीव्रता में या सामर्थ्य में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे चैप्टर्स के अंदर। अलग अलग इन सब वर्ड्स की अपनी अपनी अलग डेफिनेशन होती है। अपेक्षिक का मतलब समझो कि एक दूसरे के रिलेट में, ओके, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे की, इसका मतलब है कि तुलना करना। एक लड़के की अपेक्षा दूसरे लड़के के कितने नंबर आए, इस तरह से। प्रबलता का मतलब स्ट्रेंथ, ताकत। ओके, अब देखो, परास रेंज कितनी दूरी तक लग सकता है। ठीक है, देखो, प्रबल नाभिकीय बल जो लगता है वो भारी मूल मतलब परास कितनी होती है इसकी, लघु परास होती है। ठीक है, मतलब ये नाभिकीय स्तर पर काम करता है, नाभिकीय आमाप। ओके, नाभिकीय आमाप कितनी होती है, लगभग 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, ये आपकी होती है नाभिकीय आमाप। नाभिकीय आमाप का होता है कि नाभिक का आकार कितना होता है। ठीक है, नाभिक जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इसका पूरे का मतलब व्यास कितना है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आमाप। ओके, तो नाभिक का आमाप जो होता है वो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर होता है। इसका मीनिंग क्या है, ये आपको आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। 10 की पावर माइनस 15 मीटर का मतलब समझो कि एक बहुत ज्यादा छोटी जो दूरी है। ओके, ये कैसे नापी जाती है और मतलब इसको कैसे कैसे नापेंगे, हमने नाभिक का साइज किस प्रकार से ज्ञात किया, उसकी विधियां क्या क्या है, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो किस किस के बीच में लगता है। तो भारी मूल कण, भारी मूल कण कौन से होते हैं, न्यूट्रिनो, सॉरी न्यूक्लियॉन्स। देखो, न्यूक्लियॉन क्या होता है पहले ये समझो। ये जो आपके नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ओके, न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन भी आएंगे और न्यूट्रॉन भी आएंगे। इन दोनों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करता है, प्रबल नाभिकीय बल काम करता है, जो इन सबको आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, वरना ये नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
अलग अलग हो जाएंगे तो भागते रहेंगे, नाभिक स्टेबलाइज नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा और नाभिक का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को बांधे रखने का काम कौन करता है? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल मतलब मजबूत, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल होता है। अब देखो इसके बाद कौन सा आता है? स्थिर वैद्युत बल। या केवल हम इसको वैद्युत बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आपेक्षिक मतलब इसकी तुलना में, ठीक है। अब देखो आपेक्षिक प्रबलता का मतलब अगर हमने इसको 1 के पैमाने पे रखा है तो बाकी सबकी इससे तुलना करेंगे। जैसे कि मान लो क्लास में कोई टॉपर है, ठीक है, तो उसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, तो बाकी बच्चों की जो तुलना की जाएगी वो उसी से की जाएगी। इसी प्रकार ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसी से बाकी सबकी तुलना की जा रही है यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर -2 का मतलब हुआ कि 1/10 की पावर 2 यानी 1/100। इसका मतलब क्या है कि इससे ये क्या है, 100 गुना कमजोर है। ओके, अब देखो परास ये कहां तक काम करता है? तो अनंत दूरी तक काम करता है। अनंत मतलब कितनी भी दूरी तक काम कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, अब किस किस के बीच काम करता है? तो दो आवेशों के बीच काम करता है। दो कम से कम होने चाहिए और कितने भी मतलब दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम दो होने चाहिए। तो आवेशित कण, ओके, आवेशों के बीच, ये आवेशित कणों के बीच ये काम करता है कौन सा? वैद्युत बल। अब देखो इसके बाद कौन सा आता है? दुर्बल नाभिकीय बल। इसकी जो प्रबलता होती है 10 की पावर -13। इसका मतलब क्या है कि 1/10 की पावर 13 यानी 10 की पावर 13 गुना क्या है, ये कमजोर है। दुर्बल नाभिकीय बल किससे? प्रबल नाभिकीय बल से। ओके, अब इसकी जो आमाप होती है वो कितनी होती है? अति लघु आमाप। ठीक है, अवनाभिकीय बल मतलब अवनाभिकीय का मतलब नाभिक से भी छोटे साइज पर। नाभिक से भी छोटा साइज होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो होता है ये पूरा एटम है, इसके अंदर जो नाभिक है इसका इसका जो डायमीटर होगा उसे हम बोलेंगे क्या? नाभिक। इसकी नाभिक की जो आमाप होती है वो इतनी होती है, लगभग 10 की पावर -15 मीटर। अब देखो अब नाभिकीय का मतलब नाभिक से भी छोटे साइज पर, तो इसका जो आकार होगा वो 10 की पावर -16 मीटर होगा लगभग। ओके, ये जो होता है ये लगभग का साइन होता है, जैसे बराबर होता है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लहरा दो इसे, जैसा नदी में पानी लहराता है, बहता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लगभग बराबर। ओके, तो ये आपका मूल वेल चल रहा है टॉपिक। अब देखिए आगे, तो ये अति लघु मतलब अवनाभिकीय आमाप पर काम करता है, मतलब नाभिक से भी छोटे साइज पर। ये नाभिक का साइज है, ये नाभिक के साइज पर कौन काम करेगा? प्रबल नाभिकीय बल। मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ के रखेगा। और अति लघु यानी अवनाभिकीय आमाप, नाभिक से भी छोटे आमाप पर कौन काम करेगा? तो वो करेगा दुर्बल नाभिकीय बल। इसकी प्रबलता इससे कम होती है। ठीक है, और ये किस किस के बीच में काम करता है? इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के बीच में। ओके, आपने न्यूट्रिनो सुना नहीं होगा वैसे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये भी एक पार्टिकल होता है, नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, मतलब परमाणु के अंदर ही पाया जाता है, न्यूट्रिनो के बीच। ओके, अब देखो आपका चौथा कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आपने नाम बिल्कुल सुन रखा होगा। ठीक है, कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है इसको, कक्षा 9 में शायद। ओके, कक्षा 9 या 10 में इसको पढ़ाया जाता है। अब देखो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 की पावर -39 होती है, मतलब ये 10 की पावर 39 गुना कमजोर है। किससे? प्रबल नाभिकीय बल से। ओके, अब ये कितनी दूर तक काम करता है? अनंत तक। ओके, ये किसके? अनंत तक, अनंत दूरी तक काम करेगा। अब इस ये किस किस के बीच में लगता है? तो दो द्रव्यात्मक पिंडों के बीच में, दो या जितने भी मतलब हमारी
जो यूनिवर्स है या हमारा जितने भी आसपास के वातावरण में जितने भी द्रव्यात्मक कण है जिनके अंदर द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यात्मक कणों के बीच। ओके, द्रव्यमान क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब आपको आगे चैप्टर में एक करके धीरे धीरे बता दिया जाएगा। देखो आप शॉर्ट में दोबारा समझा देता हूँ मैं इसको। मूल बल कितने होते हैं, 4। ओके, यहाँ पे आपको नंबरिंग यहाँ पे दिख रही है। अब पहला बल कौन सा होता है, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल का मतलब होता है मजबूत, ठीक है। और चूंकि नाभिक के अंदर बहुत छोटे छोटे कण हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इनका साइज बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटे लेवल पर ये काम करेगा। कौन सा, लघु यानी नाभिकीय आप पर काम करेगा। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻⁻⁻ मीटर। इसको कैसे नापते हैं और ये आया कैसी है, इसका मतलब क्या होता है वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। प्रबलता, अगर देखो आपेक्षिक का मतलब है तुलनात्मक। अगर हमने इसको टॉप पे रखा तो यानी टॉपर को सबसे अब ऊपर रख रखा है हमने, तो बाकी जो होगी नीचे वाले बच्चों की इससे ही तुलना होगी। ओके, अब देखो ये किस किस के बीच में रहेगा, ये लगेगा भारी मूलकण। भारी मूलकण कौन कौन से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इसका भार ज्यादा होता है प्रोटॉन का। ओके, तो इसलिए हमने इसको बोला कि भारी मूलकणों के बीच में ही लगेगा। ओके, इसके बीच में न्यूक्लियॉन के, न्यूक्लियॉन किस किस को कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब देखो वैद्युत बल, वैद्युत बल 10⁻⁻2 यानी इससे 100 गुना 10⁻2 गुना कमजोर होगा, यानी 100 गुना कमजोर होगा किससे, प्रबल नाभिकीय बल से। और इसकी रेंज कितनी होती है, अनंत तक। तो ये कितनी भी दूरी तक लग सकता है, ठीक है, जैसे ये है तो ये केवल नाभिक के अंदर ही लगेगा। लेकिन ये क्या है, ये वाला बल ये कितनी भी दूरी तक लग सकता है। ओके, आवेशित कण, आवेशित कण का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल। आवेश क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी पदार्थ के अंदर पाई जाती है। ओके, तो ये क्या आवेशित कणों के बीच में काम करेगा। आवेशित कण क्या होते हैं, आवेश क्या होता है, ये आपका 12th का टॉपिक है। तो जब 12th का लेक्चर हम शूट करेंगे तो उसमें आपको ये बता दिया जाएगा। अब देखो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, दुर्बल का होता है कमजोर। नाभिकीय मतलब नाभिक के साइज पर ही काम करे, नाभिक से छोटे साइज पर, ठीक है। तो 10⁻13 गुना किससे, इससे कमजोर होगा ये। अति लघु मतलब नाभिक अति अब नाभिकीय मतलब नाभिक से भी छोटे आकार पर काम करेगा। तो नाभिक का आकार कितना, 10⁻⁻15 मीटर, इससे छोटे पे 10⁻16 मीटर पर ये काम करेगा। किस किसके बीच में काम करता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में। ओके, या हल्के मूल कणों के बीच में भी ये काम करता है, ठीक है। हल्के मूल कण क्या क्या होते हैं, तो ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है 11th-12th के अभी तक। ओके, फिर भी आपको बेसिक एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा इसके बारे में कहीं ना कहीं। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। किसके, दो द्रव्यात्मक पिंडों जिनके अंदर द्रव्यमान होता है उनके बीच में ये लगता है। और ये 10⁻39 गुना इससे क्या होगा, कमजोर होगा, क्योंकि हम इससे ही इन सब की स्ट्रेंथ की कंपैरिजन कर रहे हैं, इनसे इन सब की ताकत की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है, इससे। ओके, जैसे एक टॉपर को रख दिया जाता है सबसे ऊपर और बाकी जितने नीचे वाले बच्चे होते हैं उनसे उसकी तुलना की जाती है, बिल्कुल इसी तरह है। ओके, ये भी अनंत पर लगता है, ठीक है। अब मान लो बॉल को आप फेंक रहे हो तो कितनी भी ऊंचाई तक फेंको तो गुरुत्वाकर्षण बल उसके उस पर लगेगा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है ये भी आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। तो ये वैसे अनंत दूरी तक लगता है, ठीक है, किसके, दो द्रव्यात्मक कणों के बीच में जिनके अंदर द्रव्यमान हो। दो का मतलब है कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कम से कम 2 होने चाहिए, यहाँ पे भी कम से कम 2 होने चाहिए। तो ये आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, ये आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ये आपको बेसिक नॉलेज इनकी दे दी गई है, और ये आपको हायर यानी जो स्नातक की आपकी कक्षाएं होती हैं उनके अंदर आपको ये पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो ये रिसर्च वर्क में ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, अभी आपको इनके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट है। ओके, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया अभी। ओके, अब देखो आगे, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो एकीकरण होता है, एकीकरण का तात्पर्य होता है और न्यूनीकरण का क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पे बलों के एकीकरण से संबंधित कुछ तथ्य हैं। ओके, अब देखो वहाँ पे मैं आपको सारे नहीं पढ़ाने वाला हूँ, केवल 3 जो आपके बेसिक हैं उनको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला आता है आपका न्यूटन। ये न्यूटन सर आए थे और 1687 की बात है। इन्होंने वैसे काफ़ी साल तक अपने जो पेपर्स हैं उन पर रिसर्च किया था और उसके बाद उन्होंने ये दिया था कि खगोलीय और पार्थिव पिंडों पर समान गति के नियम लागू होते हैं। देखो खगोलीय का मतलब समझो कि जितने भी आकाश में तारे सितारे वगैरह हैं या ग्रह वगैरह हैं या उपग्रह वगैरह हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे हम खगोलीय पिंड।
पार्थिव का मतलब है जो हम आसपास देख रहे हैं वो पार्थिव है। ओके, तो मतलब सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में, मतलब जो आकाश की पिंड है, खगोलीय पिंड है, और जो पृथ्वी के आसपास जितनी वस्तुएं हैं उन पर समान रूप से गति के नियम लागू होते हैं। ये किसने बताया था? न्यूटन सर ने बताया था। मतलब उन्होंने खगोलीय और पार्थिव यांत्रिकी को क्या किया? एकीकृत किया। उससे पहले लोगों का ये मानना था कि अगर हम पृथ्वी पे नियम अलग लगा रहे हैं तो स्पेस में हमको अलग लगाने पड़ेंगे, अंतरिक्ष में अलग लगाने पड़ेंगे। तो न्यूटन सर ने क्या बताया कि खगोलीय और पार्थिव जो यांत्रिकी है वो एक ही है, ठीक है, उन पर समान गति के नियम लागू होंगे, दोनों के लिए अलग अलग नियम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद आए हमारे ऑर्स्टेड और फैराडे, माइकल फैराडे। इन्होंने 1820 और 1830 तक के बीच में अपने उन्होंने मिलकर काफी अच्छा काम किया। और इन्होंने क्या किया कि चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र को एकीकृत किया। और उन्होंने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक ही क्षेत्र के अधीन, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। मतलब इन्होंने पहले जो चुंबक के बारे में स्टडी अलग की जाती थी, वैद्युत के बारे में स्टडी अलग की जाती थी, तो उन दोनों को इन्होंने क्या किया? मर्ज किया और दोनों के नियम को इस प्रकार से संतुलित किया कि उन दोनों को एक ही चीज के अंदर पढ़ा जा सके। मतलब पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अलग से लोग अलग तरह से पढ़ेंगे, वैद्युत के बारे में और चुंबक के बारे में अलग से पढ़ेंगे। उन दोनों के गुणों को इन्होंने क्या किया कि इन दोनों के कुछ गुण समान होते हैं और कुछ इक्वेशंस को ये दोनों समान रूप से सेटिस्फाई करते हैं। इस आधार पर इन्होंने क्या किया? वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को एकीकृत किया और इन्होंने कहा कि इन दोनों को हम एक ही रूप में पढ़ सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद आते हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ओके, देखो ये डेट वगैरह आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है, और इन्होंने किसको? ऑप्टिक्स को, मतलब प्रकाशिकी को, और जो वैद्युत चुंबक है उसको एकीकृत किया। वैद्युत चुंबक को क्या किया? एकीकृत किया। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है हम उसको वैद्युत चुंबक तरंगे मान सकते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि प्रकाश को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे मान सकते हैं। किसने कहा? मैक्सवेल ने। ओके, तो यही तीन आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दो और हैं, ठीक है, कि दुर्बल वैद्युत बल के रूप में हम मान सकते हैं, तो वो आपके अभी आपकी नॉलेज के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं, क्योंकि आप उसमें उलझ जाओगे और वो आपके एग्जाम के पर्पज से वैसे भी पढ़ाया नहीं जाता है। और दूसरी बात, वो हायर क्लासेस की बात है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। 12th तक आप इन तीनों को ही पढ़ने वाले हो बेसिकली। अब देखो आगे आते हैं हम। खैर ये ज़्यादा काम की बात नहीं थी, जितना इसमें समझने लायक था वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो आगे क्या आता है, मूल संरक्षण नियम। मूल संरक्षण, देखो संरक्षण नियम का मतलब समझिए। संरक्षण नियम का मतलब है एक ऐसी भौतिक राशि, ठीक है, कि जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित रहेगी। पूरे सिस्टम के लिए उसका मान क्या रहेगा? समान रहेगा, ठीक है। चाहे भले से अलग अलग जगह पे वो अलग अलग हो, लेकिन पूरे सिस्टम के लिए उसका मान क्या रहेगा? समान रहेगा। ओके, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो मूलभूत संरक्षण नियम को, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका घर को हमने एक सिस्टम मान लिया। ओके, आप अलग रूम में हो, आपके मम्मी अलग रूम में और आपके पापा जी अलग रूम में, आपकी सिस्टर अलग रूम में, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप पूरे घर में आपके सदस्यों की संख्या क्या है? कांस्टेंट है। वो भले से एक कमरे से दूसरे रूम में चले जाएं या चारों एक ही रूम में आ जाएं या दो दो अलग अलग रूम में चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहेगा? टोटल संख्या उसके अंदर उनकी क्या रहेगी? समान रहेगी। तो इसी को हम बोलते हैं संरक्षण नियम, ठीक है। विस्तार से इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ये केवल बेसिक नॉलेज के लिए है। और फिजिक्स को कभी जनरल लाइफ से ज़्यादा वैसे रिलेट नहीं करना चाहिए जैसे कि हम जनरली करते हैं। कुछ कुछ जो है ऊटपटांग तरीके से भी रिलेट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने केवल आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए इसको समझाया। संरक्षण नियम इस तरह से काम नहीं करता है, ठीक है। इसको किस तरह से काम करता है वो जब उस संरक्षण नियम के बारे में पढ़ेंगे हम, तब आपको अच्छे से विस्तार से समझा दिया जाएगा। संरक्षण नियम का मतलब होता है कि जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं, ला सकते हैं।
ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, संरक्षण। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का संरक्षण। भौतिक राशि क्या होती है, संरक्षण नियम किस तरह से काम करते हैं, इनके बारे में आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा विस्तार से, लेकिन आपको यहाँ पे बस केवल इतना जानना है कि मूल संरक्षण नियम 5 होते हैं, आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। देखो सबसे पहले देखिए संवेग संरक्षण, सबसे पहले आता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ओके, ये भी आपका 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। ओके, क्या ऊर्जा को एक रूप ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो देखिए संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ओके, आवेश संरक्षण का नियम, और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, ये भी 11th में, ये भी 11th में, और ये आपका 12th में। ये कम यूज होगा, बहुत कम। ठीक है, ये हायर लेवल की क्लासेस में ज़्यादा यूज होता है। देखो आप ये सोच रहे हो कि सर आप तो ये कह रहे हो कि इसको आगे बता देंगे, आगे बता देंगे। देखो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर जो है, ठीक है, वो बेसिक नॉलेज के लिए है, और उसमें हम इतना डीपली नहीं जा सकते जितना ये नियम है लेंथी, मतलब जिस हिसाब से ये समझने के हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का, पहले चैप्टर का जो है वो मकसद केवल इतना है कि आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया जाए किसी भी चीज़ के बारे में, आधारशिला आपको खड़ी कर दी जाए इसकी। ठीक है, इनको विस्तार से हम आगे इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये सब अपने आप में अलग अलग टॉपिक होते हैं। ओके, और पहला और दूसरा चैप्टर ऐसा ही है, मतलब बिल्कुल। ठीक है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंडा जोड़ा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अलग अलग से। केवल आपको इस अभी केवल इनके नाम जानने, वैसे आपको ये खुद ही याद हो जाएंगे जब आगे हम पढ़ते रहेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने जब पढ़ी रखा होगा। अभी आपको ये नहीं पता कि देखिए संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, ठीक है, आवेश क्या होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों के मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन नियमों को बताना भी बेकार है। ओके, तो इनको हम आगे जब चैप्टर आएंगे तो उनके अंदर सेपरेटली पढ़ते चले जाएंगे, टेंशन मत लेना, इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से बता दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा, और जितना ये जो आपको अभी समझ में नहीं आया, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी, इसको बस अभी के लिए केवल बेसिक आइडिया के रूप में लें, और आगे इंतज़ार करें हमारी आने वाली वीडियोस के लिए, अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ये जो नियम है वो बिल्कुल एकदम प्योरली समझ में आते रहें। ठीक है, क्योंकि आगे वाले लेक्चर्स में इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। ओके।